and this experiment which later prove again that it is only the DNA which act as the genetic material and proteins are not the genetic material. ठीक है, this experiment which fully convinced the other group of scientists too. This experiment is known as Hershey and Chase experiment. ठीक है, तो हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट जो थे उसमें हर्शे एंड चेज जो थे उन्होंने क्या यूज किए, बैक्टीरियोफाजेस यूज किए, एंड दीस बैक्टीरियोफाजेस आर एक्चुअली द वायरसेस व्हिच किल द बैक्टीरिया. ठीक है, ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को किल करते हैं उन्हें हम बैक्टीरियोफाजेस कहते हैं. और कैसे किल करते हैं, दे अटैचेस देमसेल्व्स विद द बैक्टीरियल सेल एंड दे कॉजेस द लाइसेस ऑफ द बैक्टीरियल सेल, दैट मींस द ब्रेकडाउन ऑफ द बैक्टीरियल सेल्स. ओके बेटे, व्हाट द साइंटिस्ट डिड एट दैट टाइम, उन्होंने 2 कल्चर प्लेट तैयार कर ली. एक कल्चर प्लेट जो है उसके अंदर उन्होंने क्या डाला, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस डाला, एंड दूसरी वाली जो कल्चर प्लेट है उसमें उसने क्या डाला, रेडियो एक्टिव सल्फर डाला. तो वन ग्रुप ऑफ बैक्टीरियोफाजिस्ट जो है उनको रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में रखा और सेकंड ग्रुप जो है उसको रेडियो एक्टिव सल्फर में रखा. तो व्हाट दे ऑब्जर्व्ड कि जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाले बैक्टीरियोफाजिस्ट थे उनमें जो डीएनए था उसका वो क्या बन गया, रेडियो एक्टिव बन गया. ठीक है बेटे, रेडियो एक्टिविटी किसमें आ गई, डीएनए के अंदर आ गई. पर वो कहता है कि डीएनए के अंदर रेडियो एक्टिविटी क्यों आई, बिकॉज फॉस्फोरस भी डीएनए का एक कंपोनेंट होता है, इसलिए उसने इजीली रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस को यहाँ पे कैप्चर कर लिया. और दूसरा वाला जो कल्चर प्लेट थी जिसमें रेडियो एक्टिव सल्फर था, वहां पे रेडियो एक्टिविटी जो है वो डीएनए में नहीं आई, बिकॉज सल्फर इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डीएनए. Instead of the radioactivity in the DNA, here the radioactivity is found in the protein molecules that is outside the, ठीक है, genetic material. Radioactivity किसमें मिली, प्रोटीन्स में मिली. अब उन्होंने क्या करना है, दोनों ही तरह के बैक्टीरियोफाजिस, जिसको रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस में तैयार किया गया था और जिसको रेडियोएक्टिव सल्फर में तैयार किया गया था, उससे उन्होंने क्या किया, बैक्टीरियल सेल में इन्फेक्शन करवाई. ठीक है बेटे, तो बैक्टीरियल सेल जो इसमें इन्फेक्शन करवाई, तो जब रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस वाले बैक्टीरियोफाजिस यूज किए तो फिर बैक्टीरियल सेल्स जो है उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया. तो आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन, जब उन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो उसके बाद उन्होंने देखा कि जो लाइज्ड बैक्टीरियल सेल्स हैं उसके अंदर उन्हें क्या नजर आए, कुछ जो है वायरल डीएनए जो है वो नजर आए. और ये वायरल डीएनए जो है, बिकॉज आपको पता है कि उसमें क्या थी, रेडियो एक्टिविटी थी, इसलिए उन्हें बैक्टीरियल सेल के सेंटर में ये रेडियो एक्टिव डीएनए नजर आए. ओके बेटे, एंड दूसरी तरफ जब उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर लिया तो उस केस में भी बैक्टीरियल सेल का लाइसिस हुआ, पर उन्होंने जो बैक्टीरियल सेल, लाइज्ड बैक्टीरियल सेल्स देखी, उसके सेंटर में रेडियो एक्टिविटी नहीं थी, जबकि रेडियो एक्टिविटी कहाँ थी, उससे बाहर थी, सुपरनेटेंट में थी. तो इससे उन्हें पता लग गया कि सेंटर में जो है, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी अगर नहीं है, तो आपको मालूम है कि रेडियो एक्टिव सल्फर के केस में कौन सी चीज रेडियो एक्टिव नहीं थी, डीएनए नहीं था. तो इसलिए उन्होंने कहा कि यहाँ पे सिर्फ जो चीज एंटर हुई है वो कौन सी है, डीएनए है, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी तो हमें बाहर मिली है, सुपरनेटेंट में मिली है, और वहां पे तो प्रोटीन्स प्रेजेंट थे. तो दोनों ही केसेस में, फर्स्ट केस में भी हमें डीएनए एंटर होता हुआ नजर आया एंड सेकंड केस में भी हमें डीएनए एंटर होता नजर आया. एंड फर्स्ट केस में वो डीएनए रेडियो एक्टिव था, तब हमें पता लग गया, एंड सेकंड केस में क्योंकि वो डीएनए रेडियोएक्टिव नहीं था, तब भी हमें पता लग गया कि दोनों ही केसेस में कौन एंटर हुआ है, डीएनए एंटर हुआ है. और प्रोटीन हर एक केस में जो है वो बाहर ही रही है, इसलिए डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है. ओके बेटे, क्लियर है अभी ये एक्सपेरिमेंट. अब देखो उसके बाद जो है, अब देखो उसके बाद हम मेन चीज पे आ गए. ये मैंने उस दिन थोड़ा सा बताया था आपको आरएनए वर्ल्ड के बारे में. ठीक है, तो ये हमारी एनसीईआरटी बुक में आई थिंक पेज नंबर 104 है. देखो सभी स्टूडेंट्स, दिख रहा है बेटे, पेज नंबर 104. ठीक है, उसमें एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है आरएनए वर्ल्ड. ठीक है, क्या कहता है आरएनए वर्ल्ड, तो उसमें उसने ये बताया हुआ है कि आरएनए जो है अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है, इट वाज फुल्ली एक्सेप्टेड बाय द साइंटिस्ट दैट अमंग बोथ द जेनेटिक मटेरियल्स, दैट इज डीएनए एंड आरएनए, आरएनए इज द प्रिमिटिव वन, whereas DNA is formed from RNA after so many chemical and structural modifications. कहते हैं कि RNA जो है वो लिविंग सिस्टम में वैरायटी ऑफ रोल्स प्ले करता है. ठीक है, कौन से हैं ये वैरायटी ऑफ रोल्स, तो आपको बताया था कि अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, ट्रांसलेशन के प्रोसेस की भी, तो आपको मालूम है कि ट्रांसलेशन में क्या बनने हैं, प्रोटीन्स बनने हैं. ठीक है, पर ये प्रोटीन्स जो है वो कब बनेंगे, अगर मैसेंजर आरएनए होगा.
इसका मतलब डीएनए जो है उसका एग्जिस्टेंस जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, आरएनए पे डिपेंडेंट है, क्योंकि आरएनए ही में ही आगे जाके क्या बनाने हैं, प्रोटीन्स बनाने हैं। इसलिए वो कहते हैं कि आरएनए जो है वो एक इंपॉर्टेंट कड़ी है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बीच की। ठीक है, इसके अलावा कहते हैं कि बॉडी में देयर आर सो मेनी बायोकेमिकल रिएक्शंस in which RNA catalysts are generally performing important functions. But you know that according to the structure of the RNA, ठीक है, there are more additional groups that are present on carbon number 2 and carbon number 3 of ribose sugar of RNA. And these hydroxyl group, they are extremely reactive. तो कहते हैं अगर किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर आरएनए कैटलिस्ट जो है वो काम करते हैं, तो ये तो अच्छा है कि वो केमिकल रिएक्शन फटाफट होती है, पर उस केमिकल रिएक्शन की स्टेबिलिटी कम होती है, क्योंकि आरएनए की रिएक्टिविटी ज्यादा है और उसकी स्टेबिलिटी कम है। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि आरएनए जो है इसके अलावा अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह भी बिहेव करता है और वो स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल की तरह भी बिहेव करता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम जो है इस बात से फुल्ली कन्विंस्ड हैं कि भाई डीएनए से आरएनए बनता है, क्योंकि दोनों ही न्यूक्लिक एसिड हैं। ठीक है, पर अगर हमें ये कहा जाता है कि भाई मैसेंजर आरएनए जो है उससे क्या बनता है आगे जाकर, प्रोटीन्स बनते हैं, तो वी हैव अ कंफ्यूजन इन दैट। हम ये सोचते हैं कि भाई न्यूक्लिक एसिड से प्रोटीन कैसे बन सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड एक अलग तरह की मैक्रोमोलिक्यूल एंड प्रोटीन अलग तरह के मैक्रोमोलिक्यूल है, तो फिर एक न्यूक्लिक एसिड से एक दूसरा मैक्रोमोलिक्यूल कैसे बनेगा। तो कहता है कि दोनों के बीच की कड़ी क्या है, एक आरएनए है। और कौन सा आरएनए है, वो ट्रांसफर आरएनए है। ठीक है, अब थोड़े ही टाइम में आपको मैं ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर बताऊंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि ट्रांसफर आरएनए के 2 एंड्स होते हैं। एक एंड जो है उसका वो मैसेंजर आरएनए के कांटेक्ट में आता है, और वो मैसेंजर आरएनए में किसको रीड करता है, कोडॉन्स को रीड करता है। ठीक है बेटे, अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज अ कोडॉन, तो कोडॉन इज अ ट्रिपलेट ऑफ नाइट्रोजेनियस बेसिस। इट इज अ ट्रिपलेट ऑफ नाइट्रोजेनियस बेसिस। तो ट्रांसफर आरएनए का एक एंड जो है वो क्या करता है, मैसेंजर आरएनए के पास आता है, उस पे प्रेजेंट इन ट्रिपलेट ऑफ बेसिस जिनको कोडॉन कहते हैं उसको रीड करता है, और उसको रीड करने के बाद अपने ऊपर क्या अटैच करता है, एंटी कोडॉन अटैच करता है। ठीक है बेटे, तो अगर उसने AUG को रीड किया है, ठीक है, मैसेंजर आरएनए पर, सोचो मैं AUG क्यों कह रही हूँ, यहाँ पे यू मैंने वर्ड क्यों यूज किया, यूरासिल वर्ड क्यों यूज किया मैंने, क्योंकि आरएनए क्योंकि ये है आरएनए है और आरएनए में यूरासिल और होता है। आरएनए में एडेनिन जो है वो यूरासिल के साथ बाइंड होता है, थायमीन के साथ बाइंड नहीं होता। ठीक, तो अगर वो कहते हैं कि मैसेंजर आरएनए पे ट्रिपलेट ऑफ बेस प्रेजेंट है AUG, ठीक है, तो ट्रांसफर आरएनए में मैंने आपको बताया कि उसने क्या करना है, उसके एंटी कोडॉन अपने ऊपर अटैच करने हैं। तो देखो ए जो है उसकी जगह पे वो अपने ऊपर क्या अटैच करेगा, यू अटैच करेगा। ठीक है बेटे, अगर यूरासिल प्रेजेंट है तो उसकी जगह पे अपने ऊपर क्या अटैच करेगा, एडिनाइन को अटैच करेगा। और अगर जी प्रेजेंट है, ग्वानिन प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ट्रांसफर आरएनए के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, ग्वानिन के साथ क्या प्रेजेंट होता है, साइटोसिन प्रेजेंट होता है। ठीक है बेटे, इस तरह से उसने अपने एक एंड पे एंटी कोडॉन अटैच कर लिया। अब वो कहता है कि उसका जो दूसरा एंड है ट्रांसफर आरएनए का, उस पे वो क्या अटैच करता है, एक अमाइनो एसिड अटैच करता है। पर अच्छे से सुनिए ध्यान से कि वो अमाइनो एसिड जो है वो ट्रांसफर आरएनए पे प्रेजेंट एंटी कोडॉन के बेसिस पे नहीं होती है, ये उस कोडॉन के बेसिस पे होती है जो उसने मैसेंजर आरएनए में से रीड किया है। और आपको मालूम है कि उसने मैसेंजर आरएनए में से क्या रीड किया है, AUG रीड किया है। तो AUG के कॉरेस्पॉन्डिंग अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए के दूसरे एंड पे कौन सी अटैच होगी, यहाँ पर मिथियोनाइन अटैच होगी। ठीक है बेटे, उसी तरह से फिर कोई और कोडॉन रीड करेगा, फिर कोई और अमाइनो एसिड अपने एंड पे अटैच कर लेगा। तो यहाँ पे मैम ट्रांसफर ये आरएनए, लास्ट वाली बात फिर से बता दो। उसमें मैंने बेटे ये बोला है आपको कि ट्रांसफर आरएनए का एक एंड जो है वो मैसेंजर आरएनए जो है उसमें से क्या रीड करता है, कोडॉन रीड करता है। पर उस कोडॉन को रीड करने पर वो अपने ऊपर क्या अटैच करता है, एंटी कोडॉन अटैच करता है। ठीक है बेटे, अब भी मैंने आपको बोला है कि ट्रांसफर आरएनए के 2 एंड है, एक एंड मैसेंजर आरएनए के कांटेक्ट में आके कोडॉन को रीड करके एंटी कोडॉन अपने ऊपर अटैच कर लेता है, पर उसका जो दूसरा पार्ट है उसके ऊपर वो उस पर्टिकुलर कोडॉन के बेसिस पे क्या अटैच करता है, अमाइनो एसिड अटैच करता है। तो देखो मैसेंजर आरएनए में से उसने क्या रीड किया था, AUG रीड किया था ना, और उसके बेसिस पे उसने अपने ऊपर एंटी कोडॉन अटैच कर लिए थे, पर जो अमाइनो एसिड अटैच होनी है वो कोडॉन के बेसिस पे होनी है, एंटी कोडॉन के बेस पे नहीं होनी। तो इसका मतलब AUG के कॉरेस्पॉन्डिंग अमाइनो एसिड क्या है, मिथियोनिन है।
और मिथियोनिन जो है वो अपने सेकेंड एंड पे अटैच कर लेगा। ठीक है, अगर अभी सभी स्टूडेंट सोच रहे हैं कि भाई ट्रांसफर आरएनए जो है वो दिखने में कैसा होगा, तो जैसे हम, ठीक है, क्रिश्चियनिटी के अंदर जो क्रिश्चियन पीपल होते हैं वो अपने गले के अंदर क्या पहनते हैं, क्रॉस पहनते हैं। ठीक है, सभी बच्चों ने क्रॉस देखा हुआ है ना, तो जिस तरह से उस क्रॉस के 2 एंड्स होते हैं, उसी तरह से मैसेंजर ट्रांसफर आरएनए जो है उसका स्ट्रक्चर है। उसके 2 एंड है, इमेजिन करिए, एक एंड जो है मैसेंजर आरएनए की तरफ है, दूसरा एंड खाली है। इसका मतलब पहले एंड में मैसेंजर आरएनए में से कोडॉन रीड करके एंटी कोडॉन अपने ऊपर अटैच करने हैं, और दूसरा वाला जो एंड है क्रॉस का, उसके ऊपर क्या अटैच करना है, उसने अमाइनो एसिड अटैच करनी है। और आपको मालूम है कि अमाइनो एसिड कौन सी है, मिथियोनिन है, क्योंकि उसने AUG रीड किया। ये चीज पता लगी बेटे। उसके बाद कहते हैं कि इसके बाद जो आरएनए है उसको इसलिए भी माना गया है कि वो प्रिमिटिव मटेरियल है, क्योंकि वो स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले करता है। ठीक है, वी हैव स्टडीड द चैप्टर सेल लास्ट ईयर, और उसमें हम आपको हमेशा हमेशा बताते आ रहे हैं कि भाई राइबोसोम्स जो हैं दे आर नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। ठीक है, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री क्यों कहते हैं सेल की, बिकॉज ये राइबोसोम्स एक्चुअली क्या है, राइबोसोमल आरएनए है। और ये राइबोसोमल आरएनए जो है इसकी 2 यूनिट्स हैं। ठीक है, तो राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करता है। उसकी 2 यूनिट है, एक छोटी यूनिट है, स्मॉलर यूनिट है, जो क्या करती है, ट्रांसलेशन के प्रोसेस के दौरान मैसेंजर आरएनए को पकड़ के रखती है। और दूसरी यूनिट जो है जिसको लार्जर सब यूनिट कहते हैं, वो लार्जर सब यूनिट क्या करती है, जो मैसेंजर आरएनए में से ट्रांसफर आरएनए ने रीड किए हैं कोडॉन्स, उसके बेसिस पे जो अमाइनो एसिड्स अटैच हो रही हैं वो एक्चुअली कहाँ पे स्टोर होगी, उसकी लार्जर सब यूनिट में स्टोर होगी। ठीक है बेटे, अब ये चीज पता लगी है सभी स्टूडेंट्स को? यस मैम। अब 2 मिनट के यस लिए मैम। 2 मिनट के लिए सभी स्टूडेंट्स थोड़े से पेज स्किप करके हम जल्दी से पहुंच जाएंगे। यहाँ पे एक डायग्राम दी है। ठीक है बेटे, पेज नंबर 115 देखिए आप, पेज नंबर 115, फिगर नंबर 6.13, ट्रांसलेशन लिखा है वहां पे, दिख रहा है बेटे? उसमें देखो आपको राइबोसोमल आरएनए की 2 सब यूनिट्स दिखाई गई हैं। एक छोटी सब यूनिट है विच इज नोन एज स्मॉलर सब यूनिट, और एक बड़ी सब यूनिट है विच इज नोन एज लार्जर सब यूनिट। देखो छोटे सब यूनिट ने किसको होल्ड किया हुआ है, मैसेंजर आरएनए, और जो बड़ी सब यूनिट है उसमें आपको चेन ऑफ अमाइनो एसिड बनती हुई नजर आ रही है। पर बीच में आपको एक आरएनए घूमता हुआ नजर आ रहा है, वो आरएनए कौन सा है, ट्रांसफर आरएनए है। तो ये ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, ये ट्रांसफर आरएनए जो है वो इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर से मूव करता है, और उस पे प्रेजेंट ट्रिपलेट ऑफ बेसेस को रीड करता जाता है, और रीड करके अपने ऊपर क्या अटैच करता जाता है, अमाइनो एसिड अटैच करता जाता है। पर वो अमाइनो एसिड जो है वो राइबोसोमल आरएनए की कौन सी सब यूनिट के अंदर रहती है, तो वो राइबोसोमल आरएनए की लार्जर सब यूनिट में रहती है। ठीक है बेटे, ये मैं बाद में डिटेल में लूंगी। अब मैं थोड़ा सा फिर से पीछे जा रही हूँ। आरएनए वर्ल्ड के अंदर आपको बस यही बताया है कि आरएनए जो है वो प्रिमिटिव है, उसके अंदर स्ट्रक्चरल रिएक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से उसकी स्टेबिलिटी कम है, वो कैटलिस्ट का भी रोल प्ले करता है, वो अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर आरएनए, और वो एक स्ट्रक्चरल यूनिट की तरह भी बिहेव करता है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ राइबोसोमल आरएनए। तो अभी तक आपके माइंड में अच्छे से क्लियर है कि आरएनए 3 तरह की है। नंबर 1 मैसेंजर आरएनए, नंबर 2 ट्रांसफर आरएनए, एंड नंबर 3 इज राइबोसोमल आरएनए। ऑलराइट बेटे, now I am taking the next topic, that is replication of the DNA, and this is replication of the DNA. See the next slide. देखो हमें डीएनए हेलिक्स नजर आ रहा है, और ये डीएनए हेलिक्स जो है कहते हैं कि एक लॉन्ग पॉलीमर है। ठीक है, और अगर वो कहता है कि डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स जो है उन्हें एक दूसरे से सेपरेट होना हो, तो उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसलिए पूरा का पूरा डीएनए हेलिक्स एक ही टाइम पे ओपन नहीं हो सकता। ठीक है बेटे, तो कहते हैं कि ये डीएनए की जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है वो एक पॉइंट से ओपन होना शुरू होती है, एंड दैट पॉइंट इज नोन एज द ओरिजिन ऑफ replication. It is known as origin of replication, and in short it is known as ORI. ORI, ORI. ऑलराइट बेटे, अब वो देखो डीएनए हेलिक्स ओपन हो गया, एंड ओपन होने के बाद सेकंड पिक्चर में देखिए आपको एक वाई शेप स्ट्रक्चर नजर आता है। After the opening of the DNA helix, a Y-shaped structure is formed
and this Y-shaped structure is known as the replication fork. It is known as replication fork. ठीक है बेटे, तो एक फर्स्ट वाली पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन देखो, उसकी पोलैरिटी कौन सी डायरेक्शन में है, 3' टू 5' डायरेक्शन में है। एंड सेकंड वाली देखिए, उसकी पोलैरिटी कौन सी डायरेक्शन में है, 5' टू 3' डायरेक्शन में है। और ये वाई शेप स्ट्रक्चर जो बना है उसका नाम क्या है, रेप्लिकेशन फॉर्क है। और जहां से ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन सेपरेट हुई है उसका नाम है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है बेटे, तो कहते हैं कि जो वैटसन एंड क्रिक साइंटिस्ट थे, जब उनको ये पता लग गया था कि डीएनए की जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उनके बेसिस आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो उसके बाद साइड बाय साइड ही जब उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस के बारे में पता लगा, तो उसके साथ ही उन्हें ये भी पता लग गया कि अगर डीएनए की एक स्टैंड में दूसरे स्टैंड के कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होते हैं, तो अगर डीएनए का रेप्लिकेशन हो तो उस समय डॉटेड डीएनए बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि डॉटेड डीएनए जो है उसके लिए दोनों ही स्टैंड कैसे बिहेव करेंगे, एज अ पेरेंटल स्टैंड, गाइडिंग स्टैंड की तरह बिहेव करेंगे, टेम्पलेट की तरह बिहेव करेंगे। और गाइडिंग स्टैंड अगर है वो, तो उसकी हेल्प से फटाफट डॉटर स्टैंड बन जाएंगे, क्योंकि सेल के अंदर ही क्या प्रेजेंट है, फ्री नाइट्रोजीनियस बेसिस प्रेजेंट है। सिर्फ और सिर्फ जरूरत है किसकी, एक एंजाइम की, और वो एंजाइम जो है उन्हें पता लग गया था, एंड दैट एंजाइम इज नोन एज द डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है बेटे, देखो नाम से ही पता लग रहा है, अगर वो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है तो इसका मतलब उसका एक ही फंक्शन है, और उसका फंक्शन है सिर्फ और सिर्फ पॉलीमराइजेशन करने का। एंड पॉलीमराइजेशन इज दैट इज जॉइनिंग ऑफ द मोनोमेरिक यूनिट्स टू फॉर्म अ पॉलीमर। ऑलराइट, तो कहते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी पता लग गया, और ये भी पता लग गया कि डीएनए कहाँ से ओपन होना है, ओराई से ओपन होना है। ठीक है, और वाई शेप स्ट्रक्चर एप्लीकेशन फॉर्क है। अब वो कहता है कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो बेसिस को तो पिक कर लेगा, क्योंकि सेल में सारे बेसिस प्रेजेंट है फ्री फॉर्म में। ठीक, और उसने क्या बनाना है, डॉटेड डीएनए भी बनाना है। डॉटेड डीएनए बनाने में उसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों ही पेरेंट स्टैंड उसकी हेल्प कर रही है गाइडिंग स्टैंड की तरह। अब देखो सिर्फ पहले स्टैंड को ध्यान से देखो, जिसकी पोलैरिटी कौन से डायरेक्शन में है, 3' टू 5' डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, बनता हुआ नजर आ रहा है डॉटर स्टैंड। ठीक है बेटे, तो डॉटर स्टैंड जो है आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। तो डॉटर स्टैंड जो है अगर पोलैरिटी फर्स्ट स्टैंड की 3' टू 5' डायरेक्शन में है, तो देखो बनने वाले डॉटर स्टैंड की पोलैरिटी कौन से डायरेक्शन में होगी, 5' टू 3' डायरेक्शन में होगी। देखो जहां पे मेरा कर्सर जा रहा है वहां पे आपको कॉन्टिन्यूस स्टैंड बनता हुआ नजर आ रहा है, कॉन्टिन्यूस डॉटर स्टैंड बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम फटाफट ये डॉटर स्टैंड बना देता है। इससे पहले देयर इज वन अनदर एंजाइम which is known as primase, which is known as primase। और ये एंजाइम क्या करता है, प्राइमर फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जैसे हमने अपने घर के अंदर अगर व्हाइट वॉश करना होता है और हमारा नया नया घर बना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसमें एक प्राइमर मारते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसके ऊपर पेंट चढ़ाते हैं, पेंट इजीली चढ़ जाता है। उसी तरह से डॉटर डीएनए एकदम से नहीं बनेगा, उससे पहले प्राइमर स्टैंड बनेंगे, और ये प्राइमर स्टैंड जो है वो कौन बनाएगा, प्राइमेस एंजाइम बनाएगा। प्राइमेस एंजाइम वैसे ही काम करेगा जैसे डीएनए पॉलीमरेज करता है, वो बेसिस को उठाएगा, पेरेंट स्टैंड में से कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस को रीड करेगा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस अटैच करता जाएगा, पीछे से डीएनए पॉलीमरेज आएगा और उन बेसिस को फाइनल करता जाएगा रीड करते हुए। ओके बेटे, एंड दूसरी तरफ देखो क्या गड़बड़ हो रही है। दूसरी तरफ आपको पता है कि पोलैरिटी जो स्टैंड की 5' टू 3' डायरेक्शन है, तो बनने वाला जो डॉटर स्टैंड है वो डीएनए पॉलीमरेज को अपोजिट डायरेक्शन में बनाना होगा, और वो कौन से डायरेक्शन में बनाएगा, 3' टू 5' डायरेक्शन में बनाएगा। इसलिए वो कहता है कि वो स्टैंड जो है वो उसका पसंदीदा डायरेक्शन में नहीं है, इसलिए वो टाइम टू टाइम रेस्ट लेता रहेगा। तो देखो इतना सा स्टैंड उसने बनाया, फिर रेस्ट ले लिया, फिर इतना स्टैंड बनाया, फिर रेस्ट ले लिया, एंड इस तरह से टुकड़ों की फॉर्म में स्टैंड बनाया है, एंड हमारे पास काफी सारे पीसेस बन गए हैं। दिस स्टैंड इज नोन एज लैगिंग स्टैंड, इट इज नोन एज लैगिंग स्टैंड, दिस इज लीडिंग स्टैंड। ठीक है, जिसमें कॉन्टिन्यूस डॉटर स्टैंड बनता है, जिसकी हेल्प से उसको लीडिंग स्टैंड कहते हैं, और जिसकी हेल्प से डिसकॉन्टिन्यूस डॉटर स्टैंड बनता है उसको क्या कहते हैं, लैगिंग स्टैंड बनते हैं। बनने वाला डॉटर स्टैंड जो है वो छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में होता है, और इन फ्रेगमेंट्स को ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। ठीक है बेटे, दे आर नोन एज ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, और इस तरह से काफी सारी फ्रेगमेंट हमारे पास बन गई हैं। अब वो कहता है कि क्या ये फ्रेगमेंट हमेशा ऐसे ही बनी रहेंगी, तो ऐसा नहीं होगा। ये फ्रेगमेंट्स जो हैं इनको
ज्वाइन किया जाएगा, पर अपने आप ये ज्वाइन नहीं होंगी, किसकी हेल्प से होंगी? विद द हेल्प ऑफ अनदर एंजाइम, and that is known as DNA ligase. It is known as DNA ligase. Ligase word का itself meaning होता है bind करना. This is clear to all the students? Yes, madam. This is Yes, clear? ma'am. Okay. Yes, ma'am. अच्छा जी, अब देखिए आगे, इसके अलावा मैंने आपको दो और एंजाइम्स के नेम बताए थे. एक मैंने आपको बताया था कि जो डीएनए हेलिक्स को ओपन करता है एंजाइम, उसका नेम है हेलिकेसेस. ठीक है. और कहते हैं कि जब डीएनए हेलिक्स ओपन हो जाता है, उसके बाद डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स आपस में फिर से ना जुड़ जाएं, इसलिए देयर इज अनदर एंजाइम व्हिच रिलीव द टेंशन दैट क्रिएट्स बिटवीन द टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, एंड दिस types of enzymes are known as topoisomerases. They are known as topoisomerases. ठीक है. तो नंबर 1 हेलिकेसेस which open the DNA helix, topoisomerases which relieve the tension between the two chains, and then DNA polymerase. ठीक है. क्या करता है? पॉलीमराइजेशन करता है. पर डीएनए पॉलीमरेज से पहले प्राइमर बनता है. प्राइमर कौन बनाता है? प्राइमेस एंजाइम बनाता है. और जो ओकाज़की फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करता है वो कौन सा एंजाइम है? यहाँ पर डीएनए लाइगेस एंजाइम है. ओके बेटे. अब एक चीज याद रखेंगे, कहता है कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है, देखो हर एक एंजाइम जो है उसको क्या चाहिए होता है? सबस्ट्रेट चाहिए. हर एक एंजाइम को फंक्शन करने के लिए क्या चाहिए? सबस्ट्रेट चाहिए. तो यहाँ पर वो सबस्ट्रेट जो है वो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स है. ठीक है बेटे. तो यहाँ पे कहते हैं कि आपको देखो सबस्ट्रेट की फॉर्म में क्या नजर आता है. मैं पेज नंबर 106 पर हूँ और पैराग्राफ नंबर 1 पर हूँ. अगर मैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को ब्रेक करके बोलूं तो मैं इसको बोलूंगी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स. I have used the term deoxyribonucleotides triphosphate. ठीक है. पैराग्राफ 1 में नीचे से चौथी लाइन है, फोर्थ लाइन है, deoxyribonucleoside triphosphate it acts as a substrate for the enzyme DNA polymerase. ठीक है बेटे. तो अब देखो इसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप हमें नजर आ रहे हैं. अगर आपको याद है कि हम सेल की एनर्जी करेंसी किसको कहते हैं? एटीपी को कहते हैं. और एटीपी के अंदर भी कितने फॉस्फेट होते हैं? 3 फॉस्फेट होते हैं. यहाँ पर भी हमारे पास कितने फॉस्फेट है? 3 फॉस्फेट है. इसका मतलब कि यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, वो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है उसके लिए सबस्ट्रेट की तरह भी एक्ट करेगा और साइड बाय साइड उसको क्या प्रोवाइड करेगा? पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के लिए एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा. ठीक है बेटे. तो 2 फंक्शन परफॉर्म करता है उसका सबस्ट्रेट डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट. एक तो एनर्जी प्रोवाइड करता है और एक उसको सबस्ट्रेट की तरह बिहेव करता है. ठीक है बेटे. और इस पैराग्राफ में आपको ये बताया हुआ है उन्होंने कि भाई जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ना, वो फटाफट डॉटर स्टैंड बनाता है और कुछ सेकंड्स के अंदर ही वो डॉटर स्टैंड जो है उसको कंप्लीट कर लेता है. तो ह्यूमंस के अंदर जो है लगभग प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है? ओनली 18 मिनट्स लगते हैं. तो आपको पता होना चाहिए कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है इसकी स्पीड कितनी ज्यादा है कि 18 मिनट्स के अंदर ही वो एंटायर डॉटर स्टैंड्स जो है उनको बुन के तैयार कर लेता है. ठीक है बेटे. और इसके अलावा कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर वो डॉटर स्टैंड इतनी जल्दी जल्दी बनाते हैं तो वो कोई मिस्टेक करते हैं. मिस्टेक वो नहीं करता. जहां पे भी कोई गलत बेसिस अटैच हो जाती है वो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम फिर से पीछे आता है और सही बेस जो है उसको रीड करते हैं, फिर से करेक्ट बेस जो है उसको अटैच करता है. इस प्रोसेस को हम डीएनए रिपेयरिंग कहते हैं. इट इज नोन एज डीएनए रिपेयरिंग. तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम हैज एन इनक्रेडिबल स्पीड. बहुत ज्यादा स्पीड है उसकी और 18 मिनट्स में वो एंटायर एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर देता है. और सेकेंडली कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है उसके अंदर एक्यूरेसी पाई जाती है, कोई मिस्टेक नहीं करता. अगर करता भी है तो फिर से डीएनए को रिपेयर कर लेता है. दिस इज क्लियर बेटे? यस स्पीक अप स्टूडेंट्स. Yes, Yes, ma'am. ma'am. यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो वो बच्चा क्वेश्चन पूछ सकता है. एनी No, ऑफ द ma'am. स्टूडेंट? ठीक है. तो आई हैव कंप्लीटेड द टॉपिक द मशीनरी एंड द एंजाइम. अगर आपकी बुक में अगर आप देख रहे हैं तो पेज नंबर 106 पे टॉपिक है हमारा मशीनरी एंड द एंजाइम. वो टॉपिक मैंने कंप्लीट किया है अभी. उसमें मैंने आपको कितने तरह के एंजाइम रेप्लिकेशन में प्रेजेंट है वो बताए हैं. रेप्लिकेशन फॉर्क बताया है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बताया है,
ठीक है बेटे, अगर आप पेज नंबर 107 पे प्रेजेंट है तो उसमें देखो आपको वाई शेप स्ट्रक्चर एप्लीकेशन फॉर्क नजर आ रहा है। ठीक है, आपको लीडिंग स्टैंड पता लग गया है कि डीएनए का वो स्टैंड जिसकी पोलैरिटी 3' to 5' डायरेक्शन में है वो लीडिंग है, और जिसकी पोलैरिटी 5' to 3' डायरेक्शन में है वो लैगिंग है। पहले वाले को लीडिंग स्टैंड इसलिए कहा क्योंकि उससे बने वाला डॉटर स्टैंड कॉन्टिन्यूस है, और दूसरे वाले को लैगिंग स्टैंड इसलिए बोला है क्योंकि उससे बने वाला डॉटर स्टैंड डिसकंटिन्यूस है और वो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स की फॉर्म पे प्रेजेंट। ये चीज पता लगी बेटे। अब एक देखो बीच में छोटी सी बात उसने की हुई है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है। तो कहते हैं कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मैडम बात करो, कल का आ जाओ। नहीं गुरप्रीत, अभी करना है हमने, हाफ ईयरली पेपर की मैडम डेटशीट तो बहुत जल्दी बहुत आने ज्यादा वाली है। पढ़ाता आज। कुछ भी नहीं पढ़ाया मैंने, सिर्फ एक टॉपिक कंप्लीट किया। ठीक है, हाफ ईयरली एग्जाम मैडम बहुत आपका जल्दी आ सीगा जाएंगे, कोई नहीं। आने वाले हाफ ईयरली एग्जाम। इफ यू आर नॉट interested to give the exam then it is your wish, other students are supposed to give. ठीक है, if you have done in your Akash classes so that is not essential here because other students have to done. ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें आ गया तो तुम जा सकते हो मीटिंग में, रूपाली मैम आपको बाहर कर देंगे। आर यू एग्री? हाँ जी गुरप्रीत, गुरप्रीत बोलो। मैम तो ये तो गुस्से ही हो गए। गुस्सा होने का मतलब नहीं है, मेरा काम सिर्फ पढ़ाने का है और आपका काम एडवाइस करने का नहीं है क्योंकि टीचर मैं हूँ, आप नहीं। ठीक है, एंड योर सजेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड। ऑलराइट, ठीक है बेटा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में बता रही थी मैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है उसके अंदर आपको ये बताया हुआ है कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है वहां से क्या होता है इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस होता है वहां से कई बार हम क्या करते हैं, कुछ फॉरेन डीएनए जो है उसको अटैच करना चाहते हैं किसी डीएनए के साथ। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है वह ऐसी जगह है जहां से हम क्या कर सकते हैं, फॉरेन डीएनए जो है उसको किसी भी होस्ट डीएनए जो है उसके साथ माउंट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे माउंट होता है वो जब बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर लेंगे ना तो उसके अंदर आपको बता देंगे। फिलहाल आपने इतना याद रखना है कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का एक और रोल भी है क्योंकि यहाँ से डीएनए हेलिक्स ओपन होता है, तो यहाँ से हम क्या अटैच कर सकते हैं, कोई फॉरेन डीएनए जो है उसको होस्ट डीएनए के साथ अटैच कर सकते हैं जिससे हम रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल तैयार कर सकते हैं, और इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, आरडीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्लियर है बेटे यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? अब देखो तुम्हें एक और पिक्चर नजर आ रही है, एंड दिस इज द एक्सपेरिमेंट दैट इज रिलेटेड विद सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, तो वैसन एंड क्रिक जो थे उन्होंने ये कहा कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो हमेशा कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। सेमी कंजर्वेटिव मींस कि डीएनए में बनने वाले जो दो डॉटर स्टैंड्स हैं उन डॉटर स्टैंड्स के डीएनए स्टैंड्स को अगर आप चेक करो, ठीक है, तो उसमें से हमेशा एक स्टैंड जो है वो पुराना पेरेंटल स्टैंड होता है और एक जो है उसकी हेल्प से बना हुआ नया डॉटर स्टैंड होता है। तो हमेशा डॉटर स्टैंड के अंदर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स में से एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है वो पेरेंट की है और दूसरी जो है उसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से तैयार हुई नई डॉटर चेन है। So this is known as the semi-conservative mode of DNA replication, and this experiment was demonstrated by 2 scientists, and their name were Michelson and Stahl. So this experiment is known as Michelson and Stahl experiment. ठीक है बेटे, पिक्चर में हमें देखो क्या नजर आ रहा है, कहता है कि Michelson and Stahl जो थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कोई भी एक पेरेंटल डीएनए लिया और सेवरल जनरेशंस तक उस पेरेंटल डीएनए को किसके अंदर रखा, एक मीडियम के अंदर रखा, और वो मीडियम जो है वो नाइट्रोजन के हैवी आइसोटोप का था जिसे नाइट्रोजन 15 बोला गया। ठीक है, तो नाइट्रोजन 15 के अंदर उस पेरेंटल स्टैंड को उन्होंने काफी सारी जनरेशंस के लिए रखा। उससे क्या हुआ, नाइट्रोजन 15 जो आइसोटोप है वो डीएनए जो है उसके दोनों स्टैंड्स के अंदर इनकॉर्पोरेट हो गया, मतलब दोनों स्टैंड्स जो है डीएनए की वो हैवी नाइट्रोजन 15 आइसोटोप वाले बन गए। ऑलराइट, अब क्या हुआ, नॉर्मल चीज वही होनी है जो सेल के अंदर होती है, सेल ने डिवीजन किया और ये पेरेंटल स्टैंड जो है डीएनए का ओपन हुआ और उसकी हेल्प से क्या बने, डॉटर स्टैंड बने। तो कहते हैं कि उससे बनने वाले जो डॉटर स्टैंड्स थे, ठीक है, उनको जब चेक किया गया तो डॉटर स्टैंड्स जो है उनके अंदर क्या प्रेजेंट था, क्योंकि दोनों स्टैंड्स पे नाइट्रोजन 15 ही था, तो फिर डॉटर स्टैंड्स जो है उनके अंदर क्या प्रेजेंट था, वो स्टैंड्स में नाइट्रोजन 15 प्रेजेंट। ठीक है बेटे,
अब वो कहते हैं कि जो नाइट्रोजन 15, मैम हाँ जी, मीडियम में नाइट्रोजन 15 था और ओरिजिनल स्टैंड किसका था? ओरिजिनल स्टैंड का ही बेटे बता रहे हैं कि पहले ओरिजिनल स्टैंड जो है ना, उसकी कोई भी मतलब पोलैरिटी रही, मतलब कुछ भी उसके अंदर मॉलिक्यूल रहा हो, जब उसको कई सारी जनरेशन तक नाइट्रोजन 15 में रखा गया, तो उसके दोनों स्टैंड्स कैसे बन गए? नाइट्रोजन 15 वाले बन गए। अब हमने केस वन Okay. लिया है कि अगर ये नाइट्रोजन 15 वाला अपने डॉटर स्टैंड बनाएगा, ठीक है, सिंपल सिचुएशन है, तो इसका मतलब बनने वाले डॉटर स्टैंड्स भी कैसे होंगे? नाइट्रोजन 15 वाले ही होंगे, ठीक है। अब उसने क्या किया, ये जो पेरेंटल स्टैंड था जो नाइट्रोजन 15 वाला बन चुका था, ठीक है, उसको नाइट्रोजन 15 मीडियम में से निकाला और उसके बाद किसमें रख दिया? नाइट्रोजन 14 मीडियम में रख दिया। क्लियर? और उसके बाद कहते हैं कि नाइट्रोजन 14 में उसको जब कुछ टाइम के लिए रखा गया, तो जब इस नाइट्रोजन 15 वाले पेरेंटल स्टैंड ने क्या किया? रेप्लिकेशन किया, तो उससे डॉटर स्टैंड बने। अगर एक डीएनए है तो इसका मतलब बनने वाले डॉटर स्टैंड कितने होंगे? 2 डॉटर स्टैंड बनेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 डॉटर सेल में क्या होंगे? 2 डॉटर डीएनए जाएंगे ना। तो फिर जब उन डॉटर सेल्स के डीएनए को चेक किया गया जो पेरेंटल स्टैंड से बने थे, तो उसमें एक जो उसका स्टैंड था वो नाइट्रोजन 15 वाला था और दूसरा स्टैंड कैसा था? नाइट्रोजन 14 वाला था। ऐसा एक सेल में देखा गया और दूसरे डॉटर सेल को देखा, उसमें भी सेम सिचुएशन थी कि एक स्टैंड नाइट्रोजन 15 वाला और दूसरा स्टैंड नाइट्रोजन 14 वाला था। तो 20 मिनट्स के बाद ये रेप्लिकेशन चेक किया गया। अब उसके बाद वो कहता है कि फिर क्या किया उसने? देखो, नाइट्रोजन 15 में रखने के बाद नाइट्रोजन 14 में शिफ्ट किया था ना, अब नाइट्रोजन 14 से निकाला नहीं, तो आपके पास अभी डॉटर डीएनए कैसे है? हाइब्रिड की फॉर्म में है, जिसमें एक नाइट्रोजन 15 वाला स्टैंड है और एक नाइट्रोजन 14 वाला स्टैंड है। और कितने डॉटर सेल हैं आपके पास? 2 डॉटर सेल हैं। तो कहते हैं कि इसको फिर से उसने नाइट्रोजन 14 में ही रखा और फिर से तीसरी बार उसने रेप्लिकेशन ऑब्जर्व किया। अब वो क्या देखता है कि अब उसको 2 डॉटर सेल की जगह पे कितने डॉटर सेल मिलते हैं? 4 डॉटर सेल्स मिलते हैं, ठीक है बेटे। तो चारों डॉटर सेल्स को जब वो ऑब्जर्व करता है, तो उसमें से जो सेल नंबर 1 है उसके अंदर उसको क्या नजर आता है? देखो, मैं पेज नंबर 108 पर हूँ और आपको एक फिगर नजर आ रहा है और उसके अंदर देखो आपको जनरेशन 2 लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन he observed 4 type of daughter cells in the first daughter cell, ठीक है। both the stands contain nitrogen 14, क्योंकि नाइट्रोजन 14 में ही रखा गया था काफी टाइम तक। तो फिर जो नया स्टैंड बना वो भी नाइट्रोजन 14 वाला था और पुराना स्टैंड भी अगर नाइट्रोजन 14 वाला ही है, तो ये पूरा का पूरा एक ही तरह का स्टैंड बन गया, ठीक है। सेकंड वाले केस में उसको क्या नजर आए? हाइब्रिड नजर आए। तो अपने पास 2 डॉटर स्टैंड ऐसे थे जिनके अंदर हाइब्रिड्स प्रेजेंट थे, और फोर्थ वाला जो डॉटर सेल है उसके अंदर उसे फिर से दोनों ही स्टैंड नाइट्रोजन 14 वाले नजर आए। तो इसके पास 4 तरह के डॉटर सेल हो गए। 2 डॉटर सेल ऐसे थे जिनमें दोनों स्टैंड कैसे थे? नाइट्रोजन 14 वाले थे, और 2 डॉटर सेल ऐसे थे जिसमें एक स्टैंड नाइट्रोजन 14 और एक स्टैंड नाइट्रोजन 15 वाला था। ओके बेटा, दिस इज क्लियर? So now what happened? What on the basis of this, the scientists Mises and Stahl, they observed that DNA replication is always a semi-conservative in nature. So always in a daughter cell, one DNA strand is the old parental strand, and the other strand is the new strand, new daughter strand, and that is made with the help of the old parental strand. This means the characters of the parents, they are always present in the daughter cell. This experiment is clear to all the students? Yes, students? Is there any problem? Yes, ma'am. Shall I repeat it again now? This is clear, beta? Yes, ma'am. Experiment first demonstrated that always in the process of DNA replication, one parental strand